नमस्कार सभी ज्योतिष के चाहने वाले सज्जनों, देवियों, देवताओं और सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज कृष्ण मूर्ति ज्योतिष के सामान्य नियम की मैं बात करूंगा। केपी एस्ट्रोलॉजी में मैं बड़ा साहस करके आज हिंदी में ये प्रेजेंट करने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। फिर से मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस पूरी सीरीज को रेगुलर देखें और हर एक वीडियो को शुरू में आप एक से ज़्यादा बार देखें, पूरा कंप्लीट देखें, एक नोटबुक ले लें और उसमें चीज़ों को नोट करें। तो बहुत ही कम समय में 2 से 3 महीने में आप केपी एस्ट्रोलॉजी का उपयोग करना सीख जाएंगे। बिगिनिंग में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि इसके मैथमेटिकल पार्ट पर मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं करूँगा यहाँ पर। वो भी मैं कराऊंगा पर वो सेपरेटली कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैथमेटिकल पार्ट को ना इसकी ज़रूरत पड़ती है ना करते हैं। क्योंकि आप किसी भी मोबाइल ऐप से केपी एस्ट्रोलॉजी करेंगे या किसी आपके कंप्यूटर ऐप से करेंगे तो वहाँ पर जो मैथमेटिकल चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है वो आप अपना आप कैलकुलेट वहाँ पे की हुई है, तो उनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कृष्णमूर्ति ज्योतिष के सामान्य नियमों की। अब इनिशियली 4-5 क्लासेस सामान्य नियमों के बेस पर होंगी, बस उतना सा ही आपको ध्यान देना है। इसके बाद में एक्चुअल कुंडलियों के बेसिस पर अलग अलग इवेंट को हम किस तरीके से एनालाइज करेंगे वो मैं पूरा सिखाऊंगा और आप बहुत आसानी से इस एस्ट्रोलॉजी को सीख जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है केपी एस्ट्रोलॉजी के प्रारंभिक नियमों को सीखना। अब आरंभ करेंगे हम। तो केपी एस्ट्रोलॉजी में राशि की अपेक्षा नक्षत्रों को बलवान माना जाता है। यहाँ पे राशि की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। इस चीज को स्ट्रोंग माना जाता है कि कोई भी ग्रह किस नक्षत्र के अंदर है। तो यहाँ पर नक्षत्र की उपयोगिता है, ना कि राशि की। अर्थात प्रत्येक ग्रह अपने नक्षत्राधिपति स्टार लॉर्ड के भावों का फल देता है। अब समझें जरा इसे, आगे भी मैं बताऊंगा। हर एक प्लेनेट जैसे हम पहले देखते थे कि वो अपनी राशियों के रिजल्ट देता देता था वैदिक में, मगर केपी एस्ट्रोलॉजी में हर एक प्लेनेट अपने स्टार लॉर्ड, नक्षत्र को यहाँ पे स्टार बोलेंगे, स्टार लॉर्ड के भावों का फल देगा। मतलब स्टार लॉर्ड का क्या मतलब है वो मैं भी आपको समझाता हूँ। देखिए, ये मैंने एक कुंडली यहाँ पर ये सभी नक्षत्र लिए हुए हैं इस टेबल के अंदर। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहले मैंने सीरियल नंबर लिखे हैं 1 से लेकर 9 तक। दूसरे नंबर पर मैंने ये प्लैनेट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर हर एक प्लैनेट के 3 नक्षत्र होते हैं। जो आपको मालूम है कि केतु के जैसे नक्षत्र होते हैं अश्विनी, मघा और मूला। इसी तरीके से शुक्र या वीनस के नक्षत्र होते हैं वर्णी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्व भाद्रपदा। ऐसे ही सूर्य के नक्षत्र होते हैं कृतिका, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर आषाढ़ा। और ऐसे ही हम देख सकते हैं जुपिटर या गुरु के नक्षत्र होते हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपदा। तो आपको सभी ग्रहों के नक्षत्रों की जानकारी होनी चाहिए। तो आपको वैसे होगी, जिन भी साथियों को जानकारी नहीं है वो इसे नोट कर लें और नक्षत्रों को रिवाइज करें, बहुत ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जैसा मैंने बताया था, यहाँ पर एक्चुअली केपी एस्ट्रोलॉजी में राशियों की जगह नक्षत्रों को इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब यहाँ पर मैं आगे बताता हूँ कि नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देने का मतलब क्या है। मैंने कहा था कोई भी प्लेनेट अपने नक्षत्र स्वामी के रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया किसी जातक की कुंडली के अंदर सूर्य अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ है। यह अनुराधा नक्षत्र है, कुंडली में सूर्य अनुराधा नक्षत्र के अंदर आ गया। तो अनुराधा नक्षत्र आपको पता होगा स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के अंदर सूर्य है और वो अनुराधा नक्षत्र में बैठा है। तो सूर्य किसके रिजल्ट देगा? तो अनुराधा नक्षत्र का जो भी स्वामी है वो शनि हो गया। तो सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड या स्टार लॉर्ड सैटर्न हो जाएगा। उसे हम सूर्य का नक्षत्राधिपति, माफ कीजिएगा हिंदी में मुझे थोड़ा आदत नहीं है इसलिए, सूर्य का जो नक्षत्राधिपति है, स्टार लॉर्ड है, वो शनि हो गया। तो यहां पे मैंने माना स्टार लॉर्ड का मतलब क्या है, माना किसी जातक की जन्म कुंडली में सूर्य अनुराधा नक्षत्र में स्थित है, जैसा यहां पर हमने मान लिया। हम जानते हैं कि अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि होता है, इसलिए शनि इस कुंडली के लिए सूर्य का नक्षत्राधिपति हो गया। तो जैसे मैंने बताया था कि प्रत्येक ग्रह अपने नक्षत्राधिपति के भावों का फल देता है। मैं भावों के फल के बारे में आपको बताऊंगा क्या मतलब है। देखिए, अब मैंने ये एक कुंडली यहां पर लगा दी है आपके सामने।
अब शनि के कौन कौन से भाव हैं इस कुंडली में आप देखना सीखिए, जिसे हम सिग्निफिकेटर्स बोलते हैं। शनि किन भावों को सिग्निफाई करता है। तो क्योंकि सूर्य ने अब किसके रिजल्ट देने हैं आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य ने शनि के रिजल्ट देने हैं, क्योंकि सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड शनि है। मैं आराम आराम से रिपीट करके बता रहा हूं क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है, और ये छोटी सी चीज समझ में आ गई तो आप बहुत आगे तक बढ़ गए हैं, ये समझ लीजिएगा केपी में। तो शनि चौथे भाव में बैठा है, और शनि यहां पर देखिएगा आप 8वें और 9वें भाव का स्वामी है। तो शनि के जो भाव हैं जन्म कुंडली के अंदर, जिन भावों का शनि सिग्निफिकेटर बना, वो हुआ चौथा भाव, 8वां भाव और 9वां भाव। तो देखिए यदि हम यहाँ पे देखें, मैंने लिखा है, अब यदि अवलोकन करें तो हम देखते हैं कि शनि इस जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में स्थित है और अष्टम तथा नवम भाव के अधिपति है, उनके स्वामी हो गए। इसलिए अब सूर्य इस जातक को अपनी महादशा में जातक को चौथे, 8वें, 9वें भाव के फल देगा, और इन भावों को कार्य सिग्निफिकेटर कहलाएगा। सूर्य सिग्निफिकेटर होगा चौथे, 8वें, 9वें भाव का। अब इसको मैं फिर से रिपीट करता हूं, मेरी आदत है रिपीट करने की। मैंने अभी तक जो भी बताया सामान्य नियमों की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि कोई भी प्लेनेट अपनी दशा में अपने फल नहीं देता, बल्कि किसके फल देता है, पहले अपने नक्षत्राधिपति मतलब स्टार लॉर्ड के फल देता है। तो एग्जाम्पल के लिए हमने माना कि सूर्य किसी कुंडली में अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो अनुराधा नक्षत्र में बैठा है, तो अनुराधा नक्षत्र का लॉर्ड शनि हो गया। तो सूर्य अपनी दशा में शनि जिन जिन भावों को सिग्निफाई करेगा उनके रिजल्ट देगा, और उन्हीं भावों का सिग्निफिकेटर बन जाएगा। तो आप समझते हैं, जैसे मैंने बताया यहाँ पे शनि चौथे भाव में बैठा है और 8वें और 9वें भाव का लॉर्ड है। तो शनि यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है 4th हाउस, 8th एंड 9th हाउस। तो सूर्य अपनी दशा के अंदर चौथे, 8वें और 9वें भाव के रिजल्ट देगा, और इन भावों का सिग्निफिकेटर कहलाएगा। अब ये फल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये निर्धारित होगा उसके सब लोड पर। पॉजिटिव और नेगेटिव होना मैंने पहले ही बताया था, वो आपका रिजल्ट कैसे मिलेंगे वो सब लॉर्ड बताता है। तो माइंड के अंदर जो आइडिया आता है वो एक चीज़ है, फिर दूसरी चीज़ मैंने बताया उसका जो कंसिक्वेंस होगा, आइडिया लेकर आप कहीं जा रहे हैं, फिर तीसरा उसके फल किस तरीके के मिलेंगे, जो कि मैंने प्रीवियस केस में आपको बताया था। केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर 2 तरह की कुंडलियों का उपयोग किया जाता है। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बर्थ चार्ट होते हैं, और बहुत तरीके के आप देखते हो डिविजनल चार्ट होते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अब चलित कुंडली का भी उपयोग करते हैं। तो मैं एक बात पहले से क्लैरिफाई कर देता हूं, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की चलित कुंडली होती है और केपी एस्ट्रोलॉजी में एक भाव कुंडली का हम उपयोग करेंगे, दोनों सेम नहीं होती, बिल्कुल अलग होती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट को एक कन्फ्यूजन होता है, वो वैदिक की चलित कुंडली को यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हैं, वो आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है। एक कुंडली राशि कुंडली होती है जिसे हम वर्त कुंडली बोलते हैं, और दूसरी आपकी भाव चलित कुंडली होती है। भाव का मतलब कस्प होता है यहाँ पे। तो एक साइन कुंडली होगी और दूसरी भाव चलित कुंडली होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं राशि कुंडली जो होगी, जिसे हम साइन कुंडली होते हैं, उससे हम क्या देखते हैं कि वो प्लेनेट किस राशि में है, उस प्लेनेट को कौन एस्पेक्ट कर रहा है, उसके साथ कौन कंजक्टेड है, कि प्लेनेट किस राशि के अंदर है, उससे पर कौन दृष्टि डाल रहा है, और किन ग्रहों से वो युति बना रहा है, ये आपको राशि कुंडली से देखना होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका भाव चलित जो कुंडली होगी, केपी भाव चलित कुंडली की बात कर रहे हैं, वो आपको ये बताएगा कि वो ग्रह किस भाव के अंदर बैठा हुआ है। तो राशि कुंडली से भाव का निर्णय नहीं करना, राशि कुंडली से आपको निर्णय करना है कि वो किस राशि में कौन ग्रह उस पर दृष्टि डाल रहे हैं और किन ग्रहों के साथ वो युति बना रहा है। उसके भाव का निर्णय भाव चलित कुंडली से होगा, जिसे हम कस्प चलित कुंडली बोलते हैं। राशि कुंडली में एक भाव में केवल एक राशि होगी, जैसा कि आप जानते हो आपका बर्थ चार्ट जो बनाते हो वैदिक में, हर एक अलग अलग भाव में एक एक ही राशि होती है। यहाँ पे भी राशि कुंडली के हर एक भाव के अंदर एक ही राशि होगी, मगर भाव चलित जो कुंडली होगी, ध्यान से समझिएगा, उसमें एक से अधिक भाव में सेम राशि हो सकती है। जैसे पहले भाव में भी एक राशि है, दूसरे में भी एक ही राशि आ गई, और कई सारी राशियां हो सकता है किसी भी भाव में ना हो, वो विलुप्त हो जाती हैं, अवेलेबल नहीं होती, गायब हो जाती हैं। तो भाव चलित कुंडली केपी एस्ट्रोलॉजी में
एक से ज्यादा भावों में सेम राशि हो सकती है। जब एक से ज्यादा भावों में सेम राशि है तो कोई न कोई राशि तो मिस करेगी, क्योंकि भाव तो 12 ही होंगे। अब सपोज हमने कहा पहले और दूसरे भाव में वन साइन आ गया, एक ही राशि है, तो अब एक ना एक राशि तो गायब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 12 भाव है तो 12 ही राशि आप रख सकते हो। तो भाव चलित कुंडली में एक ही राशि एक से ज्यादा भावों में हो सकती है और कई राशियां गायब भी हो सकती है। अब देखिए एक कुंडली है, ये राशि कुंडली। इस कुंडली से क्या पता चलेगा, ध्यान से समझे। हमें देखना है कि गुरु किस राशि में है, ये पता चलेगा इससे। किस भाव में है ये नहीं पता चलेगा। जैसे आप कहोगे ये दूसरे भाव में है, ये गलत स्टेटमेंट है। आप कहोगे टू साइन में है, आपका वृषभ राशि के अंदर है, इसके साथ कौन युति कर रहा है, तो यहाँ पे कोई भी युति नहीं कर रहा। इसे कौन देख रहा है, तो देखने में ऐसा लग रहा है इसे कोई भी नहीं देख रहा। अब हम कहते हैं सूर्य, तो सूर्य हम कहेंगे कि ये आपकी कन्या राशि के अंदर है। पहला स्टेटमेंट, युति कौन कर रहा है, सूर्य के साथ मंगल युति कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, इसे एस्पेक्ट या दृष्टि कौन डाल रहा है, तो गुरु पांचवी दृष्टि डाल रहा है। तो ये तीन चीजें आपको राशि कुंडली से पता चलती हैं। अगला आ जाते हैं, अब हम मालूम करना चाहते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये नीचे जो कुंडली बनाई हुई है ये भाव चलित कुंडली है। तो भाव चलित कुंडली से आप ध्यान से देखें इसे। भाव चलित कुंडली में आप देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में है। ऊपर राशि कुंडली में आपने देखा था गुरु सेकंड भाव के अंदर आ रहा था, मगर हम इसका भाव टू नहीं बोलेंगे, इससे आपको भाव देखना ही नहीं है। भाव देखना है यहां से, तो गुरु देखिए प्रथम भाव के अंदर चला गया। फर्दर आप यहां पे देखिए टू साइन दूसरे और तीसरे भाव में आ रहा है, तो एक ही राशि दो भावों में आ रही है। ऐसे ही सेवन साइन भी दो भावों में आ रहा है, सातवें और आठवें भाव के अंदर। और एट साइन है ही नहीं, गायब है देखिए। तो देखिए वन साइन है, टू है, थ्री भी गायब है। तो जो भाव चलित कुंडली होती है उसमें एक राशि एक से ज्यादा भावों में हो सकती है। जैसे यहाँ पे टू साइन दो भावों में, सेवन साइन दो भावों में, और कई राशियां गायब भी हो सकती हैं। तो मैं फिर से इस पार्ट को रिपीट कर रहा हूं कि जो आपकी राशि कुंडली से आपको पता चलेगा कि ग्रह किस राशि में, उसे कौन दृष्टि डाल रहा है उस पर, और कौन किसके साथ वो युति बना रहा है। और भाव चलित कुंडली से आपको उसका भाव पता चलेगा कि कोई भी ग्रह किस भाव में है। जैसे आपसे कहे शुक्र कौन से भाव में, तो चौथे भाव में है। आपसे कहे गुरु कौन से भाव में, तो पहले भाव में है। शनि कौन से भाव में है, तो वो आपके दूसरे भाव में है। राहु दूसरे भाव में है। इससे पता नहीं चलेगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगली बात, यदि राशि कुंडली की सहायता से ये देखने का प्रयास करें कि कौन सा ग्रह किन भावों का कारक बनता है, कौन सा ग्रह किन भावों का कारक बनता है, तो ये गलत होगा। फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि राशि कुंडली से देखना ही नहीं है कौन सा ग्रह किन भावों का कारक बनता है, वो आपको भाव चलित कुंडली से देखना है। मगर पहले मैं ये आपको रॉन्ग बता रहा हूं, ये सही नहीं है जो अभी मैं बता रहा हूं, पर भी हम देखते हैं, देखो क्या होगा। इस कुंडली से हम देखना चाहते हैं कि आपका शनि कौन से भावों का कारक बनता है। ये राशि कुंडली है, तो राशि कुंडली से हम क्या करेंगे, शनि कहां पर है, देखिए तीसरे भाव के अंदर है, और वो स्वामी है 9वें और 10वें भाव का। तो हम क्या कहेंगे, शनि तीसरे 10वें 11वें भाव का राशि कुंडली में तीसरे भाव में स्थित है और 10वें 11वें भाव का अधिपति है। तो हम कहेंगे कि इनका वो सिग्निफिकेटर बनेगा, इन्हें सिग्निफाई करेगा। इसी तरीके से आप देखना चाहें शुक्र को, तो शुक्र यहां पर देखिए चौथे भाव के अंदर बैठा है और दूसरे और सातवें भाव में वो उसका आधिपत्य है, लॉर्डशिप है, इसलिए चौथे दूसरे सातवें भाव का स्वामी यहां से वो दिखाई दे रहा है। ऐसे ही गुरु आप देखना चाहोगे तो गुरु किन भावों को सिग्निफाई कर रहा है, तो दूसरे भाव में बैठा हुआ है और वो लॉर्ड है आपका, मैं यहां पर शनि गलत बोल गया था, तीसरे 10वें 11वें में। गुरु एक्चुअली 9वें और 12वें भाव का लॉर्ड है, तो वो सिग्निफाई करेगा आपका दूसरा 9वां और 12वां भाव। माफ कीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शनि का मैं वहां पर इनिशियली गलत बोल गया था, तो आप उसे करेक्ट कर लेंगे और समझ गए होंगे। परंतु उपरोक्त विश्लेषण गलत है, क्योंकि केपी के अनुसार ग्रह की भाव में स्थिति भाव चलित से देखी जाती है, न कि राशि कुंडली से। यहां से देखना ही गलत है। अब सही देखना है तो कैसे, तो अब हम आ जाते हैं, देखिए ये भाव चलित कुंडली है। अब भाव चलित कुंडली से अब आपको यदि देखना है कि शनि कौन कौन से भावों का सिग्निफाई कर रहा है, तो शनि दूसरे भाव में बैठा है। एक्चुअल में शनि बैठा का है दूसरे भाव में, और वो स्वामी कौन कौन का है, अगेन 10th और 11th। तो शनि यहां पर सिग्निफाई कर रहा है सेकंड,
10th एंड 11th। अभी यदि आप शुक्र देखना चाहो तो चौथे भाव में बैठा है और वो स्वामी हो गया यहाँ पे 3 भावों का, क्योंकि शुक्र की राशि तीसरे भाव में भी है, 7वें में भी है, 8वें में भी है। तो शुक्र यहाँ पर सिग्निफाई कर रहा है चौथा भाव, तीसरा भाव, तो दूसरे भाव को भी सिग्निफाई कर रहा है। देखिए 2 साइन 2 जगह पे है, दूसरा भाव, तीसरा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव। तो कौन कौन से हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है वो आपने भाव चलित कुंडली से देखना है, ना कि राशि कुंडली से। गुरु देखना चाहते हैं तो गुरु बैठा हुआ है लग्न में, तो पहला भाव गुरु स्वामी है 9th भाव का और 12वें भाव का, तो वो सिग्निफाई करेगा पहले, 9वें और 12वें भाव को। तो ये गणना सही है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो इन चीजों को आप उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा, कस्पल पोजीशन एंड प्लानिटरी पोजीशन। आप जब किसी भी मोबाइल ऐप के अंदर जाएंगे या किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे तो यह अलग ही आगे की चीज है, पर मैं आपको समझा रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। हर एक भाव, कुंडली के 12 भाव हैं जो यहां पे लिखे हुए हैं। तो 12 भावों के अंदर राशि होगी और उनके स्वामी होंगे, जिसे राशि स्वामी कहेंगे। जैसे अभी पीछे आप देखकर आए थे, तो यदि मैं पिछला देखूं तो ये मैंने बताया था 12 भाव है, तो हर एक भाव का एक राशि स्वामी है। जैसे पहले भाव का राशि स्वामी यहाँ पर कौन हो गया, दूसरे भाव का राशि स्वामी यहाँ पर शुक्र हो गया, तीसरे भाव का राशि स्वामी भी यहाँ पर शुक्र हो गया। तो ऐसे 12 भाव होते हैं, सभी के राशि स्वामी होते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने बना दिए हैं 12 भावों के राशि स्वामी यहाँ पर लिख लिए हैं। पहले भाव का बुध, फिर चंद्र, चंद्र 2 भावों का, दूसरे और तीसरे का, ऐसे ही फिर बुध हो गया चौथे का, और यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। दूसरा, अब ये जो बुध है ये किस नक्षत्र के अंदर है, तो उसका नक्षत्र का, जिस नक्षत्र का अंदर है उसके स्वामी को नक्षत्र स्वामी बोलते हैं। तो ये चीज मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो पहला भाव है उसका राशि स्वामी बुध है, उसका नक्षत्र स्वामी मंगल है। फिर वो एक नक्षत्र भी 9 पार्ट में डिवाइड होता है, और वो नक्षत्र स्वामी बुध उस नक्षत्र के जिस हिस्से में है उसका स्वामी कौन है, उसे हम उप नक्षत्र स्वामी या सब लॉर्ड बोलते हैं, इसको स्टार लॉर्ड बोलते हैं। तो ये उप नक्षत्र स्वामी यहाँ पर हो गए। तो कुंडली के सभी 12 भावों के लिए ये, इसको हम बोलते हैं कस्पल पोजीशन। तो कस्पल पोजीशन आपको दे रखी होगी, सभी 12 भावों की कस्पल पोजीशन दे रखी होगी। हर एक भाव का एक राशि स्वामी होगा, नक्षत्र स्वामी होगा, उसका उप नक्षत्र स्वामी होगा। इसी तरीके से आपके जो 9 प्लेनेट हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सभी के भी राशि स्वामी होंगे। राशि स्वामी का मतलब क्या है, सूर्य किस राशि में है उसके स्वामी को उसका राशि स्वामी कहेंगे, ये गुरु हो गया। फिर उसका नक्षत्र लॉर्ड भी होगा कि सूर्य किस नक्षत्र में है, फिर वो नक्षत्र के जिस हिस्से में है उसका जो स्वामी होगा वो उसका उप नक्षत्र स्वामी होगा। तो आप जब किसी भी ऐप के अंदर जाएंगे तो आपको सभी 12 भावों की एक ऐसी टेबल दी होगी जिसको हम बोलेंगे कस्पल पोजीशन। कस्पल का मतलब होता है भाव, 12 भावों की कस्पल पोजीशन होगी, और दूसरी आपके सभी 9 प्लेनेटों की भी प्लेनेटरी पोजीशंस दे रखी होगी। उनके अंदर क्या दे रखा होगा आपको, सभी भावों के राशि स्वामी जिसे हम साइन लॉर्ड बोलते हैं, नक्षत्र स्वामी जिसे स्टार लॉर्ड बोलते हैं, और उप नक्षत्र स्वामी। इसी तरीके से सभी 9 प्लैनेट्स के ग्रहों के उनके राशि स्वामी होंगे वो जिस राशि में है, उनके नक्षत्र स्वामी जिसे स्टार लॉर्ड बोलते हैं, और उप नक्षत्र स्वामी आपके पास अवेलेबल होंगे। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर अब हम पहुंच गए। अभी यहां पर हम 7वें भाव से रिलेटेड रिजल्ट देखना चाहते हैं। ध्यान से समझिएगा, 7th हाउस से रिलेटेड रिजल्ट देखना चाहते हैं तो हम क्या ढूंढेंगे, 7वें भाव से रिलेटेड रिजल्ट देखना है तो यहां पर 7वें भाव पर चले जाइए, उसके उप नक्षत्र स्वामी को आप पिक कर लीजिए, जिसे हम बोलते हैं कस्पल सब लॉर्ड। भाव के उप नक्षत्र स्वामी को बोलेंगे कस्पल सब लॉर्ड, इसको बोलेंगे कस्पल स्टार लॉर्ड, इसको बोलेंगे कस्पल साइन लॉर्ड। तो हर एक भाव का एक साइन लॉर्ड होगा राशि स्वामी,
और हिंदी वर्ड यूज करते नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर हिंदी यूज नहीं कर रहा हूँ। इसको हम स्टार लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड बोलते हैं। ऐसे ही कस्पल सब लॉर्ड होगा। आपको सातवें भाव से रिलेटेड रिजल्ट देखना है तो सबसे पहले आपको क्या पिक करना है, सातवें भाव का कस्पल सब लॉर्ड। वो कैसे पता चलेगा, जो ये कस्पल पोजीशन सभी 7 तो 12 भावों की है, उसमें सातवें भाव का जो सब लॉर्ड है उसे पिक कर लीजिए, मंगल। तो मैंने कस्पल सब लॉर्ड पता कर लिया। तो सातवें भाव के रिजल्ट के लिए आपको सातवें भाव का कस्पल सब लॉर्ड पिक कर लेना है, वहां से प्लेनेट पिक कर लेना है। अब जो ये मंगल है, इसकी हम खोज करेंगे, इसकी स्टोरी लिखेंगे, इसकी स्क्रिप्ट लिखेंगे यूजिंग प्लेनेटरी पोजीशंस। मंगल को यहां पे देखिए डार्क किया हुआ है। अब इस मंगल का नक्षत्र लॉर्ड सॉरी और उप नक्षत्र लॉर्ड यहां से पिक करेंगे प्लेनेटरी पोजीशन से। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सातवें भाव के रिजल्ट देखने थे, तो सबसे पहले हमने सातवें भाव का सब लॉर्ड लिया, जिसे कस्पल सब लॉर्ड बोलते हैं। अब हम प्लेनेटरी पोजीशंस पे चले जाएंगे, और जो कस्पल सब लॉर्ड था मंगल, उसके स्टार लॉर्ड और उपनक्षत्र स्वामी को हम यहाँ पर पिक करेंगे। देखिए मैंने पिक किया हुआ है, स्टार लॉर्ड गुरु हो गया और उप नक्षत्र स्वामी इसका राहु हो गया। ये इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो गए यहाँ पर 7th हाउस से रिलेटेड। आगे इनको किस तरीके से यूज करना है ये मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा। अभी आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे, आप पूरी एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, इसके हर एक पेज को आप एक से अधिक बार देखें। इनिशियली जब एक बार आपको समझ में आने लग गया कि सब लॉर्ड क्या है, स्टार लॉर्ड क्या है, आपके माइंड के अंदर बैठ गया, तो केपी एस्ट्रोलॉजी का पूरा डोर खुल जाएगा। आप अंदर तक घुसते चले जाओगे, सारी चीजें आपको साफ साफ नजर आएंगी। केपी एस्ट्रोलॉजी में प्रत्येक भाव से संबंधित घटना के लिए उस भाव के उपनक्षत्र स्वामी का संबंध मुख्य भाव से और सहायक भावों से होना आवश्यक है। अब मैं समझाऊंगा क्या मतलब है। जैसे यहां पे मैं सातवें भाव की बात कर रहा था, सातवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी कौन है, सातवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी मंगल है। इस मंगल का संबंध इस सातवें भाव से और इसके सहायक भावों से होना चाहिए। सहायक भावों में आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने बताया था कि किसी भी पर्सन की मैरिज के लिए 7th हाउस तो प्राइमरी हाउस है, मगर दूसरा और 11वां भाव उसके सहायक भाव हो गए। तो यहाँ पर आपको मैरिज से रिलेटेड इवेंट देखने हैं। तो 7th भाव का जो कस्पल लॉर्ड है मंगल, उसका संबंध अपने स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के थ्रू सातवें भाव, दूसरे भाव और 11वें भाव से यदि बनता है तो वो इवेंट हो जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं, आप इंतजार करें, बिल्कुल समझ में आने लगेगा। यहाँ पे मैंने फिर से लिखा है, जैसे विवाह होने का मुख्य भाव 7वां भाव होता है, तथा सहायक भाव दूसरा और 11वां होता है। यदि 7वें भाव के उप नक्षत्र स्वामी कस्पल सब लॉर्ड का संबंध उसके नक्षत्र स्वामी स्टार लॉर्ड तथा उप नक्षत्र स्वामी सब लॉर्ड द्वारा किसी भी प्रकार दूसरे 7वें 11वें से बनता है तो विवाह होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप आसानी से समझेंगे। जैसे मुझे मैरिज देखनी है, देखिए कितना इजी है ये केपी एस्ट्रोलॉजी। तो मैंने आपको पहला क्या तरीका बताया, 7वें भाव पर गए, उसके कस्पल सब लॉर्ड को नोट कर लिया। अब प्लेनेटरी पोजीशंस में उसका जो कस्पल सब लॉर्ड है, उसका स्टार लॉर्ड और उसके सब लॉर्ड को नोट कर लिया। तो मेन प्लेनेट कौन हो गया, 7वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड। अब कस्पल सब लॉर्ड के साथ कौन कौन आएगा, उसका स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड, उस प्लेनेट का। अब आपको मैरिज से रिलेटेड रिजल्ट देखना है, तो मंगल 7वें भाव और उससे जो अदर हाउसेस मतलब 2nd और 11 से थ्रू स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड किसी भी तरीके का लिंक बना रहा हो, मतलब खुद बना ले, गुरु के थ्रू बना ले, राहु के थ्रू बना ले, तो वो इवेंट हो जाएगा, उस पर्सन की मैरिज हो जाएगी। इतना इसी कंसेप्ट है ये। अब क्वेश्चन ये आता है, अब अभी भी आपको नहीं समझ में आया हो, कोई बात नहीं, आगे मैं और एग्जांपल से बताऊंगा, पर आप कोशिश करें, एक से ज्यादा बार देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। घटना कब घटित होगी, उसके लिए महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के स्वामियों का संबंध संबंधित भावों से होना जरूरी है। मतलब जो मैंने आपको इनिशियली बताया था, आपने देखा होगा कि मैंने कहा था कि शनि उसका नक्षत्र लॉर्ड है, तो शनि के जो भाव सिग्निफाइड है सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड है, तो सूर्य अपनी दशाओं में शनि से रिलेटेड रिजल्ट देगा।
तो किस तरीके से रिजल्ट देगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो अभी परेशान होने की नीड नहीं है। केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, अब ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से मैं बता रहा हूँ। मैंने बताया था किस काम का कौन सा भाव होता है। तो जिस काम का जो भी भाव होता है उसका 12th भाव उसका उसको उसका नकारात्मक भाव होता है, उसको निगेट कर देता है। जैसे 7वां भाव शादी का है तो 6ठा भाव तलाक का हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार प्रत्येक भाव का 12वां भाव उसका नकारात्मक होता है। जैसे विवाह सकारात्मक भाव 2 7 11 विवाह कराते हैं, इसलिए इसके नकारात्मक भाव तलाक होने या विवाह ना होने के लिए दूसरे से 12वां पहला, 7वें से 12वां छठा और 11वें से 12वां 10वां भाव होगा। इसी प्रकार केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 8 और 12 भाव भी नकारात्मक होते हैं। 8वां भाव और 12वां भाव नकारात्मक होता है। जब भी यदि सीएसएल किसी का कस्पल सबलॉर्ड घटना से संबंधित मुख्य और सहायक भावों के साथ साथ 8वें या 12वें भाव से भी संबंध बनाए, जैसे यहाँ पे 7वें भाव का कस्पल सबलॉर्ड दूसरे 7वें और 11वें भाव से संबंध बना रहा है, मगर वो 7वें 8वें और 12वें भाव से संबंध बना ले, तो ऐसे नेटिव की मैरिज तो हो जाएगी, मगर उसमें मैरिज के बाद परेशानियां आएंगी। तो इसी प्रकार के भी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार दूसरा 12वां भाव भी नकारात्मक होते हैं यदि सीएसएल घटना से संबंधित मुख्य और सहायक भावों के साथ साथ 8वें या 12वें से संबंधित होता है। तो घटना तो घटित होती है, परंतु उसमें पूर्ण सुख और संतोष प्राप्त नहीं होता। केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे आगे के लिए। जो शुभ भाव होते हैं, इंप्रूविंग हाउसेस बोलते हैं इनको, पहला दूसरा तीसरा छठा 10वां और 11वां, ये इंप्रूविंग हाउसेज हैं केपी एस्ट्रोलॉजी में। और अशुभ भाव और नॉन इंप्रूविंग हाउसेज होते हैं चौथा 5वां 7वां 8वां 9वां 12वां। तो कोई भी भाव से जो रिजल्ट हो रहा है तो उसके शुभ भाव होंगे पहला दूसरा तीसरा छठा 10वां 11वां, और उससे चौथा 5वां 7वां 8वां 9वां और 12वां भाव अशुभ भाव हो जाएंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो ग्रह अपने ही नक्षत्र में होता है वह ग्रह बलवान माना जाता है। क्यों? देखिए, अभी आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। मैंने कहा कोई भी ग्रह अपने रिजल्ट बाद में देता है, पहले अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। तो कोई भी ग्रह किसके रिजल्ट देगा? अपने नक्षत्र स्वामी के। तो उसके लिए मेन तो नक्षत्र स्वामी हो गया। अब यदि वो अपने ही नक्षत्र में बैठा है तो वो खुद के रिजल्ट देगा सबसे पहले, इसलिए बलवान हो जाएगा, क्योंकि उसका खुद का नक्षत्र स्वामी वही हो गया। इसलिए केपी एस्ट्रोलॉजी में कोई भी ग्रह जो अपने नक्षत्र में होता है बलवान माना जाता है। जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं होता वह ग्रह भी बलवान माना जाता है। अब जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, बाय द वे, जैसे सूर्य के नक्षत्र में कोई भी, उसको हम बोलते हैं अनटेनेंटेड, किराएदार नहीं है। जिस ग्रह के नक्षत्र में कोई भी यदि प्लैनेट नहीं है तो उस ग्रह के फल वो खुद ही देता है, इसलिए बलवान हो जाता है कि हमारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। इन दोनों केसेस में उसकी खुद के ऊपर ही जिम्मेवारी होगी। कोई और फल देगा तो वो किसी दूसरे पर आपके लिए फल देने की जिम्मेवारी होगी, तो आप उतने बलवान नहीं हो। मगर आप अपने फल खुद ही दे रहे हो। अपने फल आप खुद कब दोगे? जब आप खुद के नक्षत्र में बैठे हो या आपके नक्षत्र में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, तो आप अपने खुद के फल खुद ही दोगे, तब आप बलवान माने जाओगे। केपी एस्ट्रोलॉजी में यदि घटना के मुख्य भाव के सीएसएल, जैसा अभी मैंने बताया था 7वें भाव का सीएसएल मून था, वो सॉरी मार्स था, का उपनक्षत्र स्वामी सब लॉर्ड, जैसे अभी हमने देखा था राहु उपनक्षत्र स्वामी था, उस घटना को नकार दे तो घटना जीवन भर घटित नहीं होगी। किसी भी भाव का कस्पल सब लॉर्ड का सब लॉर्ड, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था, मैं फिर बता देता हूं, कस्पल सब लॉर्ड का सब लॉर्ड, यहाँ पे कस्पल सब लॉर्ड 7वें भाव का मंगल था, उसका सब लॉर्ड राहु। अब राहु इस घटना को नकार दे कि मैरिज नहीं होगी राहु के हिसाब से, उसका दूसरा और 7वें 11वें भाव से कोई लिंक ना हो, तो वो घटना जिंदगी भर घटित नहीं होगी। और वो यदि उसको पक्ष में हो सब लॉर्ड, तो घटना जरूर घटित होगी। यदि उप नक्षत्र स्वामी सब लॉर्ड के साथ साथ नक्षत्र स्वामी भी घटना के पक्ष में हो, मतलब कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड
जिसे नक्षत्र स्वामी बोलते हैं, और सब लॉर्ड दोनों भी घटना के पक्ष में, दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो घटना आसानी से हो जाएगी। अब इसको ध्यान से समझें, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है केपी एस्ट्रोलॉजी के, कि आपको 7वें भाव से रिलेटेड रिजल्ट देखना है। तो 7वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड देखा मैंने, मार्स हो गया। मार्स का स्टार लॉर्ड निकाला हमने, जुपिटर था, और सब लॉर्ड था राहु। अब यदि सब लॉर्ड उस घटना से रिलेटेड इवेंट को यदि जस्टिफाई नहीं कर रहा है, नकार रहा है, नेगेटिव हाउसेज आ रहे हैं, तो वो घटना होने वाली नहीं है। अब सब लॉर्ड यदि उसको उसके पक्ष में फेवर कर रहा है घटना को, तो घटना जरूर होगी। और यदि स्टार लॉर्ड भी सपोर्ट कर दे तो वो घटना बड़े आसानी से घटित हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको यहां तक का कंसेप्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डालें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मैं कोशिश करूंगा आगे भी आपको हिंदी में इसी तरीके से इसे समझाता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।